आज हम भूमंडलीय ताप अथवा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में मैंने आपको पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया। इस पर्यावरण प्रदूषण के ही परिणाम स्वरूप हमारे भूमंडल का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसे हम भूमंडल में तापमान वृद्धि कहते हैं, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सरल शब्दों में यदि हम समझना चाहें तो भूमंडल में तापमान वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाला परिवर्तन। प्रदूषण के कारण और अन्य प्रदूषण का स्तर उच्च होने के कारण और उसके प्रभाव के कारण पृथ्वी का जो तापमान है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, जिसका प्रभाव मौसम पर, हमारे जलवायु पर पड़ता है और जिसका सीधा दुष्परिणाम पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं और मनुष्यों पर पड़ता है। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो गैसें हैं वो हैं ग्रीन हाउस गैसें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो बाहर से मिल रही गर्मी या ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती हैं। ग्रीन हाउस गैसों का इस्तेमाल सामान्यतः सर्दी वाले क्षेत्रों में पौधों को गर्म रखने और सर्दियों में पौधे मरे ना, खराब ना हो, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे में इन पौधों को कांच के एक बंद घर में रखा जाता है और कांच के घर में ग्रीन हाउस गैसें भर दी जाती हैं। यह गैसें सूरज से आने वाली किरणों की गर्मी को सोख लेती हैं और पौधों को गर्म रखती हैं। ये ग्रीन हाउस है जिसका कि चित्र आप अभी देख रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसें, अभी आप स्क्रीन पर ग्रीन हाउस गैसें, इनमें से कुछ गैसों के आप नाम देख रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, वो ये है कि ग्रीन हाउस गैसों को सबसे पहले 1824 में जोसेफ फोरियर द्वारा खोजा गया था। उन्होंने सबसे पहले इन गैसों की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया था। ग्रीन हाउस गैसें, अब हम जानेंगे कि ये कौन कौन सी गैसें हैं। पहला है ओजोन गैस, दूसरा है मीथेन गैस, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पांचवा है कार्बन डाइऑक्साइड, छठा है जल वाष्प। ये जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब हम ये दृश्य देख रहे हैं। इस दृश्य में यहाँ पर पृथ्वी है और पृथ्वी के पूरे दृश्य को आप देख रहे हैं। पृथ्वी को वायुमंडल ने घेर रखा है और सूर्य की किरण जो है वो अंदर आ रही है और परावर्तित होकर के बाहर नहीं जा पा रही है।
वो बाहर इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि उसकी कुछ मात्रा ग्रीन हाउस गैसें, जो कि जिनका कि इतना ज़्यादा स्तर बढ़ा हुआ है कि वो अपने हमारा जो वायुमंडल है उसके ऊपर एक परत बना ली हैं। और ये गैसें अपने स्वभाव के अनुरूप जो सूर्य की किरणें अंदर आ रही हैं वायुमंडल से होती हुई पृथ्वी पर, जब वो परावर्तित होकर वापस जा रही हैं तो उनकी बहुत बड़ी मात्रा को ये गैसें अपने अंदर अवशोषित कर ले रही हैं, सोख ले रही हैं उनकी गर्मी को, और हमारा जो वायुमंडल है उसको गर्म बनाए हुए हैं। उसमें एक क्योंकि सूर्य की जो परावर्तित किरणें हैं वो वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती हैं इन गैस के परत की वजह से, जो कि जिनको हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, उनकी परत जमी हुई है जिसकी वजह से ये वापस नहीं जा पाते हैं और ये ऊष्मा जो सूर्य से हमें प्राप्त होती है वापस नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जाता है, जिसे हम भूमंडलीय ऊष्मीकरण या भूमंडलीय ताप वृद्धि कहते हैं। पृथ्वी को सब ओर से घेरने वाला वायुमंडल ग्रीन हाउस की भांति कार्य करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वायुमंडल सूर्य ताप को अपने से गुजरने देता है तथा किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं और विकिरित होती हैं तो यह जो ग्रीन हाउस गैसों का एक आवरण वायुमंडल में है, ये उन्हें अवशोषित कर लेता है। इसे वायुमंडल का ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। औद्योगिकरण एवं वनों के विनाश से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड ने ग्रीन हाउस प्रभाव को जन्म दिया है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की एक चादर सी बनी हुई है, जिसकी वजह से सूर्य के प्रकाश के साथ पृथ्वी पर आई इंफ्रारेड रेडियो एक्टिव किरणें पूर्णतः वापस नहीं जा पाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में जज्ब हो जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन इंफ्रारेड रेडियो एक्टिव किरणों को अपने अंदर सोख लेती है। इस तापीय ऊर्जा के वायुमंडल में कैद हो जाने से धरती के औसत तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, जिसके कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है, जो कि मैंने आप सभी को पहले भी समझाया। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो ये गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें जिनको हम कहते हैं। भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए प्रमुख रूप से कार्बन डाई गैस जिम्मेदार हैं, जिनको हम सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में बाहर निकालते हैं। और जब हम वाहनों को चलाते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा बाहर वातावरण में निकलती है। और अन्य कई कारण हैं, कई औद्योगिक क्रियाएं हैं जिसकी वजह से भारी मात्रा में इन सभी गैसों का उत्पादन होता है और हमारा वातावरण प्रदूषित होता है ना। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा नाइट्रस ऑक्साइड बड़ी मात्रा में इसके लिए जिम्मेदार हैं। भूमंडलीय ऊष्मीकरण या फिर भूमंडलीय ताप वृद्धि में इन गैसों का योगदान अगर प्रतिशत के हिसाब से हम देखें तो 50% कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का 18%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% तथा नाइट्रस ऑक्साइड का 6% है। ये इतने प्रतिशत की मात्रा से ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं भूमंडल में ताप का प्रभाव। भूमंडल में जब पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले इसका प्रभाव ग्लेशियरों पर पड़ता है और ग्लेशियर पिघलने लगते हैं।
जिससे कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है और जानवरों के विलुप्त होने का खतरा आ जाएगा। जो जीव जंतु सिर्फ ग्लेशियरों पर ही रह सकते हैं, ग्लेशियर जिनका घर है वो ठंडे में ही रहते हैं, जब ये ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो ऐसे जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा और ये आसानी से विलुप्त हो जाएंगे। और समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से जितने भी विश्व के देश हैं उनका समुद्र तटीय इलाका जलमग्न हो जाएगा। छोटे छोटे जो द्वीपीय देश हैं वो पूरी तरह से समुद्र में समाहित हो जाएंगे। तीसरा जो प्रभाव होगा इसका, मौसम में होने वाला परिवर्तन, जिसका कि प्रभाव हम अभी भी स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। कहीं पर अचानक बारिश होने लगती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं पर बिना मौसम के बर्फबारी हो जाती है। ऐसी जो घटनाएं हैं ये सभी जो है भूमंडलीय ताप का प्रभाव है। पेड़ पौधे, कृषि और मानव जीवन पर इसका सीधे सीधे प्रभाव पड़ रहा है और इसका प्रभाव भयानक स्तर पर पड़ रहा है। बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं वो नष्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। मौसम का जो बदलाव है उसकी वजह से खेती प्रभावित हो रही है और मनुष्य का जीवन इन सभी चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। इसीलिए ग्रीन हाउस के कारण होने वाले ग्रीन हाउस के कारण होने वाले दुष्परिणामों को रोकने के लिए विश्व समुदाय अब एक मंच पर एकत्रित हो रहा है और भूमंडल के तापमान को और ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए एक साथ वैश्विक प्रयास करने पर जोर दे रहा है। क्योंकि ये जो समस्या है वो किसी एक देश मात्र की नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। इसीलिए संपूर्ण विश्व को इस समस्या से समाधान के लिए एक साथ आना होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ कार्य दे रही हूँ जिसे आप लोगों को अपनी कॉपियों में करना है। पहला जो प्रश्न है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पर्यावरण के संरक्षण के उपाय बताइए जिससे भूमंडल में तापमान को कम किया जा सके। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि वैश्विक स्तर पर कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं या सम्मेलन आयोजित किए गए हैं भूमंडलीय ताप को कम करने में। आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।